क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप एक मीटिंग में बैठे हैं और आपके दिमाग में एक कमाल का गेम चेंजिंग आइडिया आता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही आप रुक जाते हैं और वो आइडिया वो बस मीटिंग रूम की दीवारों के अंदर ही दम तोड़ देता है। अक्सर होता है। अगर हाँ, तो आज की ये चर्चा शायद आपकी सोच बदल सकती है। आज हम जोश लिंकनर की किताब डिसिप्लिन्ड ड्रीमिंग पर गहराई से बात करने वाले हैं। डिसिप्लिन ड्रीमिंग, नाम ही कितना दिलचस्प है ना? ये किताब इस आम धारणा को तोड़ती है कि रचनात्मकता या जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, वो कुछ चुनिंदा लोगों को मिला कोई जादुई तोहफा है। हाँ, कि या तो आप क्रिएटिव पैदा होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल। लिंकनर कहते हैं कि यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे कोई भी सही कसरत और सही सिस्टम से मजबूत बना सकता है। बिल्कुल। और लेखक जोश लिंकनर वो खुद में एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण है जो इस किताब को और भी खास बनाता है। हाँ, ये बात तो है। एक तरफ वो एक प्रोफेशनल जैज म्यूजिशियन है जो मौके पर कुछ भी नया बना सकते हैं, और दूसरी तरफ वो एक बड़े टेक सीईओ भी रहे हैं। हाँ, जिन्होंने अपनी कंपनी को $500 मिलियन से ज्यादा में बेचा। मतलब उन्हें सिस्टम और अनुशासन की कीमत भी पता है। और यही कलाकार और सीईओ का कॉम्बिनेशन इस किताब की आत्मा है। अच्छा। वो कहते हैं कि लगभग हर कंपनी में फोन उठाने से लेकर कचरा फेंकने तक का एक सिस्टम होता है। सही बात है। लेकिन सबसे जरूरी चीज यानी लगातार नए और रचनात्मक विचार पैदा करने का कोई सिस्टम नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये किताब उसी कमी को पूरा करती है। ये उन सभी के लिए है जो अपने काम में कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से करें। तो चलिए सिस्टम को खोलते हैं। लेखक ने इस पूरी प्रक्रिया को 5 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांटा है। एक फ्रेमवर्क है। हाँ, एक फ्रेमवर्क जिसे वो कहते हैं APDIL, यानी आस्क, प्रिपेयर, डिस्कवर, इग्नाइट और लॉन्च। APDIL। हम एक एक करके इन सभी पर बात करेंगे। और पहला कदम है आस्क, यानी पूछो। सही कहा। रचनात्मकता का जन्म ही सवाल पूछने से होता है। मतलब जिज्ञासा। बिल्कुल। एक बच्चे की तरह जो हर बात पर पूछता है, ऐसा क्यों, ये कैसे होता है। हम बड़े होकर ये क्यों पूछना ही भूल जाते हैं। हाँ, हम बस मान लेते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। लेखक कहते हैं कि हमें 3 जादुई सवाल हमेशा पूछने चाहिए। 3 सवाल। हाँ, क्यों, क्या होगा अगर, मतलब व्हाट इफ, और क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि मतलब खास तरह के सवाल पूछना है। क्यों हमें अतीत को समझने में मदद करता है, क्या होगा अगर हमें भविष्य की कल्पना करने देता है, और क्यों नहीं वो हमें वर्तमान की बाधाओं से लड़ने की हिम्मत देता है। क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्यों हमें मौजूदा हालात को, हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देने में मदद करता है। अच्छा। क्या होगा अगर से हम नई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। और क्यों नहीं हमें उन बाधाओं को पहचानने में मदद करता है जो किसी भी सकारात्मक बदलाव को रोक रही हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण किताब की वो मीटलोफ कहानी है। हाँ, वो कहानी शानदार है। एक लड़की अपनी माँ को हमेशा मीटलोफ पकाने से पहले उसका एक कोना काटते हुए देखती थी। तो जब उसने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो माँ ने कहा कि उनकी नानी भी ऐसा ही करती थी। अच्छा, मतलब परंपरा थी। हाँ, फिर जब नानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी माँ से सीखा है। और ये सिलसिला चलता रहा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। बिल्कुल। आखिर में जब 98 साल की परदादी से पूछा गया तो वो हंसकर बोली, क्या? अरे पगली, मैं तो कोना इसलिए काटती थी क्योंकि उस जमाने में मेरा पैन छोटा था। कमाल है। मतलब सालों से एक ऐसी परंपरा चल रही थी जिसका अब कोई मतलब ही नहीं था। और यही इस कहानी का सार है। हम अपने काम में ऐसी कितनी ही परंपराओं को बिना सवाल किए निभा रहे हैं। ये बात तो सीधे दिल पर लगती है। ये मुझे उन सभी साप्ताहिक रिपोर्ट्स या मीटिंग फॉर्मेट्स की याद दिलाता है जिनका पालन हम मतलब बिना सोचे समझे करते हैं। हम सब अपनी अपनी मीट लोफ के कोने काट रहे हैं बिना ये पूछे कि क्यों। और यही सबसे बड़ा खतरा है। नोकिया और कोडैक जैसी कंपनियां वो इसीलिए तो गायब हो गईं, क्योंकि उन्होंने सही सवाल नहीं पूछे। बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या होगा अगर फोन में कैमरा हो, या क्या होगा अगर लोग तस्वीरें डिजिटल रूप में साझा करना चाहें। वो वक्त के साथ नहीं बदले और अप्रासंगिक हो गए। ठीक है, तो सवाल पूछना पहला कदम है, लेकिन सिर्फ सवाल पूछने से तो काम नहीं चलेगा। उन सवालों के जवाब खोजने के लिए सही माहौल भी तो चाहिए। सही बात है। मेरे ख्याल से यहीं पर दूसरा स्टेप आता है, प्रिपेयर, यानी तैयारी करो। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्रिएटिविटी तो अचानक आती है,
उसके लिए तैयारी कैसी? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेखक कहते हैं कि जैसे एक किसान फसल उगाने से पहले खेत तैयार करता है, हाँ, वैसे ही हमें भी रचनात्मक विचारों की फसल के लिए अपने दिमाग और अपने माहौल को तैयार करना होता है। अच्छा, मतलब माहौल बनाना। हाँ, क्रिएटिविटी के लिए सही माहौल और सही मानसिकता बनाना। कभी-कभी इसका मतलब सिर्फ अपने ऑफिस से बाहर निकलना होता है? यानी अपने रोजमर्रा के माहौल से एक ब्रेक लेना, ताकि दिमाग नए पैटर्न्स देख सके। एकदम सही। किसी म्यूजियम, पार्क या कॉफी शॉप में जाकर सोचिए। और कुछ छोटी-छोटी चीजें भी होती होंगी? हाँ बिल्कुल, कभी-कभी बहुत छोटी चीजें भी माहौल बदल सकती हैं। जैसे किसी गंभीर मीटिंग से पहले सिर्फ 90 सेकंड के लिए एक बीच बॉल उछालना। बीच बॉल मीटिंग में? हाँ, आप हैरान रह जाएंगे कि इससे कमरे की ऊर्जा कैसे बदल जाती है। दिलचस्प है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है एक क्रिएटिव कल्चर बनाना। कल्चर। हाँ, एक ऐसा कल्चर जहां लोग सवाल पूछने और नए आइडिया देने में सुरक्षित महसूस करें। और एक क्रिएटिव कल्चर बनाने के लिए लेखक क्या नियम बताते हैं? उन्होंने 4 नियम बताए हैं। पहला है मकसद महसूस करें, फील पैशन। मतलब तनख्वाह से कुछ ज्यादा। बिल्कुल, लोगों के पास काम पर आने का कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। दूसरा है विचारों का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट आइडियाज। जब टीम कुछ नया सोचे तो उसे इनाम और पहचान दें। ठीक है। तीसरा है हिम्मत को बढ़ावा दें, इंकरेज करेज। लोगों को बिना डर के जोखिम लेने दें। और चौथा, जो मुझे सबसे मुश्किल लगता है, वो है असफलता से सीखो, फेल फॉरवर्ड। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में ज्यादातर कंपनियों में असफलता के असली परिणाम होते हैं। प्रमोशन रुक सकता है, नौकरी जा सकती है। सही। लेखक इस डर को कैसे दूर करने की बात करते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लिंकनर कहते हैं कि लीडर्स को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से दिखाना होगा कि वे स्मार्ट जोखिम लेने का समर्थन करते हैं। एक्शन से। हाँ, इसका मतलब है कि जब कोई प्रयोग असफल हो तो उस व्यक्ति को सजा देने के बजाय पूरी टीम के साथ बैठकर ये विश्लेषण करना कि हमने इससे क्या सीखा। अच्छा। नेटफ्लिक्स का कल्चर इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो कैसे? वो कहते हैं कि अगर आप कभी असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त बड़े जोखिम नहीं ले रहे हैं। वाह। ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बनाना लीडर की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमने सवाल पूछना सीख लिया और विचारों के लिए एक सुरक्षित माहौल भी बना लिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे हमने खेत जोत कर तैयार कर लिया है। पर अब हमें बीज भी तो चाहिए। ये सच में अनोखे और नए विचार हम खोजेंगे कहाँ से? मेरे ख्याल से यहीं पर तीसरा स्टेप आता है, डिस्कवर, यानी खोजो। बिल्कुल, इस स्टेज पर आपको हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं वाली सोच से बाहर निकलना है और नए नजरिए खोजने हैं। नए नजरिए? हाँ, लेखक एक कमाल की तकनीक बताते हैं, एक अलग नजरिए से देखें। लुक थ्रू अ डिफरेंट लेंस। इसका क्या मतलब है? टीम को मीटिंग में अलग अलग भूमिकाएं दें। ये तो मजेदार लग रहा है। मतलब इसे हम एक असली मीटिंग में कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आप अपनी टीम के एक सदस्य से कह सकते हैं, तुम एक संगीतकार की तरह सोचो, तुम इस अनुभव में लय और हार्मनी कैसे लाओगे। दिलचस्प। दूसरे से कह सकते हैं, तुम एक विलेन की तरह सोचो, तुम जानबूझकर सबसे खराब अनुभव कैसे बनाओगे। अच्छा। ये रोल प्लेइंग आपको उन कोनों से सोचने पर मजबूर करती है जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। इसका कोई वास्तविक दुनिया का उदाहरण है जहाँ किसी कंपनी ने ऐसा करके कुछ बड़ा किया हो? निंटेंडो वी का उदाहरण एकदम सटीक है। अच्छा, वी। हाँ, 2000 के दशक के मध्य में गेमिंग की दुनिया में सोनी प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स के बीच बेहतर ग्राफिक्स, ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की लड़ाई चल रही थी। एकदम। निंटेंडो ने उस लड़ाई में शामिल होने के बजाय समस्या को ही पलट दिया। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम एक ज्यादा शक्तिशाली गेमिंग डिवाइस कैसे बनाएं। तो क्या पूछा? उन्होंने पूछा हम गेमिंग के अनुभव को ज्यादा मजेदार और सुलभ कैसे बना सकते हैं। उन्होंने खेल का मैदान ही बदल दिया। वाह। नतीजा था निंटेंडो वी, एक ऐसा डिवाइस जिसने उन लोगों को भी गेमिंग से जोड़ दिया जो पारंपरिक गेमर नहीं थे। बच्चे, माता पिता, दादा दादी। हाँ, वो तो मैंने भी खेला है। उन्होंने एक पूरी नई मार्केट बना दी। ये तो सच में दिलचस्प है। तो अब तक हमने सवाल पूछे, माहौल बनाया और नए नजरिए खोजे। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे मजेदार और अराजक स्टेप पर, इग्नाइट,
यानी जगाओ। हाँ, यहीं पर लेखक का जैज म्यूजिशियन वाला पहलू खुलकर सामने आता है। अच्छा। ये स्टेज एक जैम सेशन की तरह है। यहाँ आपको अपने दिमाग के सारे ब्रेक, सारे फिल्टर हटा देने हैं। मतलब कोई रोक टोक नहीं। कोई रोक टोक नहीं। यहाँ कोई आइडिया अच्छा या बुरा नहीं होता, छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ बस आइडियाज की बारिश करनी है। बारिश? हाँ, लेखक कहते हैं कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी की चिंता छोड़ो, मात्रा यानी क्वांटिटी पर ध्यान दो। एक मिनट रुकिए। 100, 200, 500 आइडियाज, ये तो सुनने में ही थका देता है और समय की बर्बादी ऐसा लगता है, खासकर जब आप पर डेडलाइन का दबाव हो। क्या लेखक इस मात्रा बनाम गुणवत्ता के तर्क को सही साबित करते हैं? वो इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। सोचिए, एक सोने की खदान में वहां भी टन भर मिट्टी हटाने के बाद ही तो थोड़ा सा सोना मिलता है। सही बात है। व्यापार की दुनिया में सबसे सफल कॉन्सेप्ट्स में से कुछ को 100 में से 1 या 1000 में से 1 के अनुपात में चुना गया था। अच्छा। आपको उस एक हीरे तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पत्थर हटाने पड़ते हैं। अगर आप शुरुआत में ही हर आइडिया का विश्लेषण करने लगेंगे तो आप कभी भी उस एक अनोखे आइडिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारे अंदर की वो आवाज जो कहती है, अरे चुप रहे, लोग हंसेंगे, या ये प्रैक्टिकल नहीं है, उसका क्या करें? लेखक उसे ग्रेमलिन कहते हैं। ग्रेमलिन? हाँ, ये हमारे अंदर का डर है, हमारा आंतरिक आलोचक। बिल्कुल। और ये हमारे बेहतरीन आइडियाज को पैदा होने से पहले ही मार देता है। इस इग्नाइट स्टेज का मूल मंत्र है, बनाते समय संपादन न करें। डोंट एडिट व्हाइल यू क्रिएट। बस आइडियाज को बहने दे। बिल्कुल। इसके लिए कुछ तकनीकें हैं, जैसे गलत जवाब खोजें। गलत जवाब? हाँ, सर्च फॉर द रॉन्ग आंसर। अपनी समस्या के ठीक विपरीत को हल करने की कोशिश करें। जैसे, हम सबसे खराब कस्टमर सर्विस के लिए अवार्ड कैसे जीत सकते हैं? ये तो कमाल है। जो जवाब मिलेंगे उन्हें पलटकर देखने पर आपको कुछ शानदार आइडियाज मिल सकते हैं। ये तो कमाल की तकनीक है। और कोई? एक और है हेमिंगवे ब्रिज। हेमिंगवे ब्रिज? लेखक हेमिंगवे का नाम पर। हाँ। महान लेखक अर्नेस्ट हेमिंगवे जब लिखते लिखते अटक जाते थे तो वो दिन का काम खत्म करने से पहले अगले दिन के काम की शुरुआत की कुछ पंक्तियां लिख लेते थे। अच्छा। ताकि अगली सुबह शुरुआत करने में आसानी हो। बिल्कुल। इससे अगले दिन उन्हें एक खाली पन्ने का सामना नहीं करना पड़ता था और वो रचनात्मक गति बनी रहती थी। यह छोटी सी आदत रचनात्मकता के प्रवाह को बनाए रखती है। ठीक है, तो जैज म्यूजिशियन ने अपना काम कर दिया है। हमारे पास अब आइडियाज का एक बड़ा शोरगुल वाला ढेर है, पर अब क्या? हाँ, अब क्या? यहीं पर सीईओ को वापस आना होगा और इस शोर में से संगीत निकालना होगा। बिल्कुल सही। और यहीं पर आता है 5वां और अंतिम स्टेप, लॉन्च, यानी लॉन्च करो। बिल्कुल, क्योंकि जब तक एक आइडिया सिर्फ आपके दिमाग में है वो एक सपना है। लेकिन जब आप उस पर काम करना शुरू करते हैं तो वो एक क्रांति बन सकता है। अब आपको अपने दिमाग के तार्किक यानी लॉजिकल हिस्से को वापस लाना है और उस ढेर में से सबसे अच्छे आइडियाज को चुनना है। और इन आइडियाज को चुनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अक्सर टीमें सबसे सुरक्षित या सबसे आसान आइडिया चुन लेती हैं, न कि सबसे बेहतरीन। हाँ। लेखक इसके लिए वैल्यू मैपिंग नाम की एक तकनीक सुझाते हैं। वैल्यू मैपिंग? हाँ, इसमें आप आइडियाज को पारंपरिक पैमानों जैसे लागत या मुनाफे पर नहीं, बल्कि अपनी कंपनी के मूल मूल्यों यानी कोर वैल्यूज पर परखते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, क्रेनियम नाम की एक बोर्ड गेम कंपनी थी। अच्छा, मैंने सुना है। वो अपने हर नए आइडिया को CHIFF नाम के एक फिल्टर से गुजारती थी। CHIFF, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था क्लेवर, हाई क्वालिटी, इनोवेटिव, फ्रेंडली और फन। क्लेवर, हाई क्वालिटी, इनोवेटिव, फ्रेंडली एंड फन। हाँ, अगर कोई आइडिया इन 5 पैमानों पर खरा नहीं उतरता तो उसे छोड़ दिया जाता था, चाहे वो कितना भी मुनाफे वाला क्यों ना लगे। ये तो बहुत शक्तिशाली है। तो वो ये नहीं पूछ रहे कि इससे पैसा बनेगा या नहीं, बल्कि पहले ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आइडिया हम हैं? बिल्कुल। ये तो पूरी तरह से ब्रांड की पहचान को प्राथमिकता देना हुआ, जो लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एकदम सही। और आइडिया चुनने के बाद उसे तुरंत बड़े पैमाने पर लागू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसे टेस्ट करना जरूरी है। प्रोटोटाइप बनाएं, मतलब अपने आइडिया का एक छोटा काम करने वाला मॉडल। हाँ। अगर आपका आइडिया कोई सर्विस है तो रोल प्लेइंग के जरिए ग्राहक के अनुभव को जी कर देखें, या बस अपने आइडिया के बारे में एक कहानी सुनाएं और देखें कि लोग उससे जुड़ते हैं या नहीं। और आखिर में अरस्तु की वो बात याद आती है कि महान काम एक दिन में नहीं होते। हाँ, अरस्तु ने कहा था, उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। हाँ। इसलिए बड़ा सोचें
पर शुरुआत छोटी करें। अपने आइडिया का एक छोटा सा टेस्ट करें, देखें लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, उससे सीखें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि रचनात्मकता एक सिस्टम है, जादू नहीं। मतलब इसे सीखा जा सकता है। हाँ। ये एक मसल की तरह है जिसे एपीडी फ्रेमवर्क की प्रैक्टिस से कोई भी मजबूत बना सकता है। ये जैज म्यूजिशियन की आजादी और सीईओ के अनुशासन का संतुलन है। दूसरी बात, हमेशा सवाल पूछें। अपने काम में उस मीटलॉफ के कोने को ढूंढें और पूछें कि हम इसे क्यों काट रहे हैं। पारंपरिक सोच को चुनौती देना ही इनोवेशन की पहली सीढ़ी है। सही। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, आइडियाज पैदा करने यानी इग्नाइट और उनका मूल्यांकन करने यानी लॉन्च की प्रक्रिया को हमेशा अलग रखें। अच्छा। जब आप नए विचार सोच रहे हों तो अपने अंदर के आलोचक को छुट्टी पर भेज दें। बनाते समय संपादन न करें। बिल्कुल। और आखिर में, एक आइडिया तब तक बेकार है जब तक उसे हकीकत में न लाया जाए। हाँ। इसलिए छोटा ही सही पर पहला कदम जरूर उठाएं। एक आइडिया सिर्फ एक विचार है, लेकिन एक्शन उसे क्रांति बना सकता है। जाते जाते बस एक विचार सोचिए, आपके दिमाग में वो कौन सा एक आइडिया है जिस पर आप कब से बैठे हैं? शायद कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया प्रोसेस या अपनी टीम को चलाने का कोई बेहतर तरीका। क्या होगा अगर आप उसे लॉन्च करने के लिए आज बस एक छोटा सा, एक नगण्य सा कदम उठाएं? याद रखिए, एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकता है। उसे सिर्फ एक सपना बनके मत रहने दीजिए। हमारे चैनल को ऐसी और शक्तिशाली बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें।